इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कथित जासूसी कांड पर जमकर सियासत हो रही है, मगर इसके पीछे की इंटरनेशनल साजिश की बात कोई नहीं कर रहा। इस वक्त देश और विदेश में बैठे मोदी विरोधियों का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ इस बात पर फोकस्ड है कि मोदी के खिलाफ क्या लिखना है, उसे कैसे फैलाना है और भारत को बदनाम कैसे करना है। आज हम कुछ चौंकाने वाली जानकारियों की मदद से आपको ये बताएंगे कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही प्रोजेक्ट की चर्चा है, मगर क्या द पैक्सस प्रोजेक्ट कुछ और नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। क्या वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत इंडिया को बदनाम करने के लिए, मोदी को घेरने के लिए जानबूझकर पत्रकारों की जासूसी वाली स्क्रिप्ट फिट की गई, लिस्ट निकाली गई, बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में सबके नाम छापे गए, भारत के 300 नंबर्स का डेटा लीक होने का दावा किया गया, राहुल की टाइमलाइन अचानक एक्टिव हो रखी है, कांग्रेस भी मौके पर चौका मारते हुए ट्वीट खेल रही है, बहुत कुछ लिख रही है। मगर क्या जो दिख रहा है वाकई वैसा ही है या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। पैक्सस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि दुनिया भर में इसके जरिए मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और सरकार विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी दावा है कि कई देशों में सरकार इस फोन हैकिंग सॉफ्टवेयर से अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है। इनमें यूरोपीय देश फ्रांस, तुर्की और हंगरी, सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और अजरबैजान, लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, रवांडा और मोरक्को, एशिया में भारत जैसे देश शामिल हैं। इस खबर के केंद्र में जो लिस्ट है उसमें 45 देशों के 50,000 फोन नंबर्स हैं। मजेदार बात यह है कि किसी को नहीं पता कि किसने किसकी जासूसी कराई, मगर एंटी इंडिया माहौल बनाने वाले और मोदी को घेरने वाले बिना फैक्ट चेक किए इसे सियासी रंग दे रहे हैं। चलिए अब एक एक करके सबकी पोल खोलते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स की मदद से ये समझिए कि ये पैक्सस प्रोजेक्ट है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 17 इंटरनेशनल मीडिया हाउस के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की। इनमें फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरीज, ब्रिटेन का द गार्जियन और अमेरिका का वॉशिंगटन पोस्ट अखबार शामिल है। इस दौरान एमनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज ने 10 देशों के 60 से ज्यादा मोबाइल फोन का फॉरेंसिक एनालिसिस किया। इस इन्वेस्टिगेशन को पैक्सस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि 10 से ज्यादा देशों में पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और अन्य दिग्गजों के फोन की जासूसी की जा रही थी और ये फोन की जासूसी एक इजरायली सॉफ्टवेयर की मदद से करने का आरोप है जिसका नाम है पैक्सस, जिसे इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। पैक्सस सॉफ्टवेयर किसी भी मोबाइल को हैक कर सकता है, मोबाइल में मौजूद हर तरह का कंटेंट एक्सेस कर सकता है, सारी बातचीत का ब्यौरा ले सकता है, व्हाट्सएप की पूरी डिटेल ले सकता है। ये सॉफ्टवेयर टेलीग्राम और सिग्नल ऐप की भी जासूसी कर सकता है। पैक्सस के जरिए जिस व्यक्ति को टारगेट करना हो उसके फोन पर एसएमएस, व्हाट्सएप, आई मैसेज या किसी अन्य माध्यम से एक लिंक भेजा जाता था। यह लिंक ऐसे संदेश के साथ भेजा जाता था कि टारगेट उस पर एक बार क्लिक करे। सिर्फ एक क्लिक से स्पाईवेयर फोन में एक्टिव हो जाता है। एक बार एक्टिव होने के बाद ये फोन के एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट बुक, जीपीएस डेटा, फोटो और वीडियो लाइब्रेरी, कैलेंडर, हर चीज में सेंध लगा लेता है। मगर कथित तौर पर जासूसी के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें सच्चाई कम, भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा ज्यादा नजर आता है। कथित जासूसी वाले प्रोजेक्ट का किरदार नंबर 1 है फॉरबिडन स्टोरीज, जो फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किरदार नंबर 2 है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए काफी पहले से बदनाम है।
किरदार नंबर 3 है ल्यूमिनेट नाम की संस्था जो फ्रांस की फॉरबिडन स्टोरीज को फंड करता है। किरदार नंबर 4 है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसके मालिक हैं जॉर्ज सोरोस। जनाब एक अमेरिकी कारोबारी हैं और मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए बदनाम हैं। इन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कथित तौर पर जासूसी वाली जो स्क्रिप्ट लिखी गई उसे दुनिया भर में जिस तरह से फैलाया गया वो सिर्फ संयोग नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयोग है। वो फॉरबिडन स्टोरीज ही है जिसने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ पैक्सस प्रोजेक्ट पर काम किया और बिना सॉलिड सबूत के सिर्फ आरोपों के आधार पर जासूसी वाली पटकथा लिख डाली। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आपको एक एक करके सारे किरदारों को समझना होगा। फॉरबिडन स्टोरीज नाम की संस्था को 2017 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और फ्रीडम वॉइस नेटवर्क ने लॉन्च किया था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में कहा जाता है कि इसने उन मीडिया संगठनों की फंडिंग की थी जो सीरिया और उसके राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शासन परिवर्तन के लिए प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। इस संस्था को खुद अमेरिकी सरकार से फंडिंग मिलती है। कथित जासूसी कांड पर जो बातें फैलाई जा रही थी वो पहली नजर में देखने पर किसी को भी सच लगेंगी, मगर जैसे ही फॉरबिडन स्टोरीज को फंड करने वालों का नाम सामने आता है तो कई चौंकाने वाले फैक्ट्स पता चलते हैं। जो संस्थाएं फॉरबिडन स्टोरीज को फंड करती हैं उनमें लाइमलाइट, ल्यूमिनेट और ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस प्रमुख हैं। अब एक एक करके तीनों का सच सुनिए। लाइमलाइट फाउंडेशन फॉरबिडन स्टोरीज के अलावा कई और संगठनों को फंड करता है। उन्हीं में से एक नाम है बेलिंगकैट का। ये एक मीडिया संस्थान है जो सीरिया के खिलाफ पश्चिम के अवैध युद्ध को वैध दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते, इंडिपेंडेंट न्यूज वेबसाइट द ग्रे जोन का 24 मार्च 2021 का ये लेख देख लीजिए। इसने बेलिंगकैट का झूठ पकड़ते हुए अपने लेख का नाम दिया था बेलिंगकॉट। द ग्रे जोन की रिपोर्ट से क्लियर है बेलिंगकैट का नाटो से संबंध है और उसने रूस को कमजोर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की मदद की थी। इसके अलावा इसे अमेरिकी सरकार की नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी से भी ग्रांट हासिल है। फॉरबिडन स्टोरीज के दूसरे डोनर का नाम है ल्यूमिनेट। इस संस्था ने साल 2018 से 2022 के लिए अपनी जो योजना बनाई थी उसमें इस बात का जिक्र था कि दुनिया भर में उदारवादी यानी लिबरल देशों की संख्या कम हो रही है, नागरिकों के अधिकार कम हो रहे हैं और राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है और ये संस्था इसी को रोकने के लिए काम करना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि ल्यूमिनेट को द ओटीमायर ग्रुप चलाता है। इस ग्रुप को लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का फंडर कहा जाता है और ये खुलकर पूरी दुनिया में वामपंथी मीडिया संस्थानों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता क्योंकि वामपंथी मीडिया से लेकर सरकारें गिराने वाली विदेशी एजेंसियों तक सबके निशाने पर सिर्फ भारत है और ये पूरा प्रोजेक्ट ही सुनियोजित और प्रायोजित है। बायर से ये पूछिए क्यों 40 आदमी की लिस्ट पहले निकाली, 50 की बाद में, 100 के अगले दिन। ये टीआरपी का एजेंडा है। जनता को बताइए तो सही कि इंस्टॉलमेंट में लिस्ट निकालने का क्या एजेंडा चल रहा है। अब एक और अहम किरदार की बात करते हैं। फॉरबिडन स्टोरीज के तीसरे डोनर का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस जिसके मालिक हैं जॉर्ज सोरास। ये एक अमेरिकी कारोबारी हैं और इनकी भारत सरकार के प्रति नफरत के बारे में अब पूरी दुनिया जानती है। जनाब पिछले कई महीनों से सोते जागते मिशन मोदी पर लगे हैं। साल 2020 में जॉर्ज सोरेस ने मोदी सरकार को भारत के लिए खतरा बताया था और हिंदू नेशनलिस्ट देश बनने का एजेंडा फैलाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरास की संस्था भारत में कई वामपंथी मीडिया संस्थानों को फंड देती है और इसके ओमिडायर ग्रुप के साथ भी कई समझौते हो चुके हैं। फॉरबिडन स्टोरीज की वेबसाइट पर मीडिया पोर्ट नाम की संस्था के प्रमुख फेब्रिसे अफ्री का भी नाम है और आपको पता होना चाहिए कि मीडिया पार्ट फ्रांस का वही वामपंथी मीडिया संस्थान है जो राफेल डील के खिलाफ पहले दिन से एजेंडा चला रहा है। देश को यह पता होना चाहिए कि ये प्रमुख कुछ मीडिया हाउसेस हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक एजेंसी है। एमनेस्टी इंडिया को भारत छोड़ के भाग गई, आपको मालूम है कब? जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने इनके अकाउंट फ्रीज किए, जब देश विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त पाए गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को बदनाम करने के लिए और मोदी को घेरने के लिए जो कथित जासूसी वाली स्क्रिप्ट लिखी गई उसके स्क्रिप्ट राइटर्स कौन हैं और ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। विदेशों में बड़ी चालाकी से ये फेक नैरेटिव फिट किया गया और भारत में मोदी विरोधियों तक पहुंचाया गया। ये कैसे हुआ इसका एक और सैंपल देख लीजिए।
गार्डियन ने द पैक्सस प्रोजेक्ट की जो स्टोरी छापी, उसके पहले पन्ने पर किसी हिडन एजेंडे के तहत प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई। इसका मकसद ही था मोदी को टारगेट करना। द गार्डियन की पिछले कुछ घंटों की टाइमलाइन देखने पर यह बात बहुत हद तक क्लियर भी हो जाती है, क्योंकि अब राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीरें इस वेबसाइट पर दिखने लगी हैं। क्या यही वो क्रोनोलॉजी है जिसका जिक्र अमित शाह ने किया? अगर आप आरोप लगाते हैं तो प्रमाण देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। सरकार ने तो बड़ी जिम्मेदारी से संसद के पटल पर बिल्कुल स्पष्ट एक बयान दे दिया। आप कह रहे हैं वो बयान ठीक नहीं है। मैं आपसे आज कहता हूं, आप प्रमाण दीजिए ना। संसद के पटल से ज्यादा महत्वपूर्ण जगह तो कोई है नहीं। दूसरी बात, ये कहते हैं राहुल गांधी का भी फोन टैप हो जाता है। इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति क्या होगी बताइए? राहुल गांधी का फोन टैप करने की जरूरत पड़ेगी? राहुल गांधी की अगर निजता का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, आप बताइए, ये मूल अधिकार है। आपको मालूम है संविधान में अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय जा सकते हैं। एक याचिका लगा दीजिए, अपना मोबाइल कोर्ट के समक्ष रख दीजिए, फोरेंसिक जांच हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहां कथित जासूसी वाले नंबर्स का सच भी समझना होगा। रिपोर्ट में 50,000 फोन नंबर्स की लिस्ट का जिक्र है, जिनके बारे में एनएसओ ग्रुप का दावा है कि ये नंबर पहले से इंटरनेट पर है। ये नंबर दुनिया के 45 देशों में रजिस्टर्ड है। जांच करने वाली संस्थाओं ने इनमें से 1500 नंबरों की पहचान की और 67 मोबाइल नंबर फोन की फॉरेंसिक जांच कराई। पहचाने गए नंबरों में 300 भारत में रजिस्टर्ड निकले। इनमें से कथित तौर पर 37 मोबाइल फोन में पैक्सस के जरिए छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं। सोचने वाली बात यह है कि 50,000 फोन नंबर्स में से सिर्फ 37 यानी 0.074% मोबाइल फोन की जांच को इतने बड़े खुलासे का आधार बना दिया। इनमें भारत के 10 मोबाइल फोन शामिल थे, जिनमें से 9 में पैक्सस के इस्तेमाल की बात कही गई, यानी सिर्फ 0.018% मोबाइल फोन में पैक्सस की बात सामने आई। जिस भी मीडिया संस्थान ने इस रिपोर्ट को छापा, उन्होंने खुद कहा कि इन नंबरों का लिस्ट में आना यह साबित नहीं करता कि सभी नंबरों की जासूसी हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कुछ मीडिया संस्थानों ने अपनी हेडलाइंस में लिखा है, हाउ फोन्स ऑफ जर्नलिस्ट, मिनिस्टर, एक्टिविस्ट मे हैव बीन यूज्ड टू स्पाई ऑन देम। यानी खबर छापने वालों को खुद जासूसी की बात पर यकीन नहीं है और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मोबाइल फोन के जरिए कुछ लोगों की जासूसी की गई है। एक लाइन में कहें तो पैक्सस का धमाका फुस हो गया, उसका एजेंडा एक्सपोज हो गया और जो क्रोनोलॉजी बाहर आई, जो फैक्ट सामने आए, उनसे यह जरूर लगता है कि इनमें मोदी विरोध का नेगेटिव नैरेटिव जानबूझकर फिट किया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।